नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 1 में आपका 29 सितंबर 2020 में जो भी शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रिसर्च एप्टीट्यूड के, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दो और वो भी 2020 के। ओके, तो हमने पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 25 वाला जो था वो भी मैंने उसका भी वीडियो बना लिया है, यानी कि 25 सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। ओके, उसके वीडियो मैंने बना लिए हैं, तो आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि 24 सितंबर का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। ओके, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को वहाँ पर लिया हुआ था। और आज हम देखने वाले हैं 29 सितंबर 2020 के क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे देखनी है आपके वीडियोस, हमें किस तरीके से ढूंढना है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी फटाफट से बता देती हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये ना आप सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, कहीं पर भी आप आरती प्रजापति यूजीसी नेट लिख दोगे ना तो मेरी चैनल सबसे पहले आपको दिखने को मिलेगी। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे। ओके, जैसे ही आप मेन पेज पर जाओगे वैसे फिर वहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट पर। देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है ना, तो प्लेलिस्ट पर जैसे ही जाओगे तो वैसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ से आपको जो भी टॉपिक के वीडियोस चाहिए ना उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। ओके, अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मैथडोलॉजी की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी साइकोलॉजी वालों के लिए भी है और अदर जो भी सब्जेक्ट में मैथडोलॉजी आती है रिसर्च की। ओके, तो उन लोगों के लिए भी ये काम की है। ओके, और डीपली पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 65 वीडियोस मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो रिसर्च मैथडोलॉजी की। अपने पीएचडी के लिए भी ये वीडियोस आपको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों को पिछली बार मैंने जब बनाए थे शुरुआत में तो उनको काफ़ी यूज़फुल हुआ था ये सारे वीडियोस। ओके, जितने भी उस टाइम तक बने थे उतने में से उनको बहुत ही हेल्पफुल हुआ था। तो एक बार थोड़ा सा इसे भी देख लीजिएगा। ओके, फिर पेपर 1 वालों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी डालने जैसे थे वैसे वीडियोस मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं। ओके, दोनों में सेम ही है। ओके, तो थोड़ा सा इसे भी देख लेना, ये पेपर 1 वालों के लिए है। ओके, और ये पेपर 2 वालों के लिए कुछ है नहीं, दोनों में सेम ही है। ओके, देखिए यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 64 है, बस एक ही वीडियो का डिफरेंस वहाँ पर हुआ है। ओके, तो सारे के सारे मैंने वीडियोस दोनों में डाले हुए, तो थोड़ा सा वहाँ पर जाइएगा। जैसे ही यहाँ पर आप ना क्लिक करते हो इस पर तो तुरंत आपको इस तरीके का ये स्क्रीन खुलेगा। और देखिए आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जो भी वीडियोस आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। और दोस्तों, एक अच्छी रिक्वेस्ट मानो या कुछ भी मानो कि तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसे लाइक करना रखिए प्लीज़। ओके, और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी दोनों के वीडियोस डाले जाते हैं ना। तो आप लोग ना वहाँ पर सब्सक्राइब किया होगा तो मैं जो भी वीडियोस जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसमें अपलोड करती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए ना आपको सब्सक्राइब करना है। फिर यहाँ पर आपको बेल आइकन दिखेगा इस तरीके का, तो उस बेल आइकन को आपको ऑल में जाकर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आपको जो भी ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो दोस्तों ये था, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं। ओके, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी मटेरियल्स नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। तो वैसे लोगों को तो ये जो वीडियोस हैं वो सारे बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये काम भी कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको पता चल गया होगा कैसे आपको मेरी चैनल पर जाना है, वीडियोस को देखना है। ओके, चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप से आहत यानी कि प्रभावित होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन पूछा गया है,
तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि शोध आचार संहिता। ओके, तो आप लोगों ने थोड़ा सा समझा होगा रिसर्च इथिक्स के बारे में, है ना। रिसर्च इथिक्स क्या होता है? नैतिकता होती है। शोध आचार संहिता का मतलब नैतिकता होता है। आपके अंदर कितनी नैतिकता है। नैतिकता का मतलब क्या करते हो कि जैसे कि आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था ना कि नैतिक मूल्यों को दिया जाता है बच्चों को स्कूल में। नैतिक मूल्यों का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करनी है ना। जो अपना है उसे ही अपनाना है, किसी और का हमें अपनाना नहीं है ना। किसी और की चीज़ अगर हमने ली है तो उसका जिक्र करना चाहिए, है ना। ये सारी बातें आपकी नैतिक मूल्यों में आती है जो हमें घर परिवार में से मिलती है और स्कूल में से भी मिलती है ना। तो यहाँ पर भी जब भी हम शोध करते हैं ना, तो शोध के टाइम पर जो भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, ओके, डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसका रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग के वक्त भी हम जो जो बातें लिखते हैं वो सारी की सारी बातों में हमारी नैतिकता होनी चाहिए। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि रिसर्च तो करते हैं लेकिन किसी की कॉपी कर लेते हैं, है ना। किसी की कॉपी करके अपने रिसर्च में उसे बिठा देते हैं और फिर उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं करते जिनका उन्होंने कॉपी किया था। तो ये क्या हो गया? आपने शोध नैतिकता का यानी कि शोध आचार संहिता का क्या किया? भंग किया है ना, उसको तोड़ा है। क्योंकि हमारी आचार संहिता ये बताती है कि हमें सही बातों को अपनाना चाहिए, जो सही है उसे ही फॉलो करना है। ओके, और जो सही तो है, अगर आपने दूसरे का कुछ लिया है तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई मैंने दूसरे से ये लिया है, उनकी ये बुक से लिया है, उनसे ये हेल्प ली है। ओके, आपने किसी की भी हेल्प थोड़ी सी भी ली हो ना, तो आपको आपके रिपोर्टिंग जो करते हैं ना रिसर्च का, जिसे हम थीसिस बोलते हैं, तो थीसिस में आपको उसकी जानकारी देनी चाहिए। ओके, तो ये शोध नैतिकता का मामला आता है। ओके, देखिए अब यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई। ओके, न्यूनतम पहले हम ना थोड़े से स्टेप लिख देते हैं रिसर्च के, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जहाँ क्या होता है, ज़्यादातर शोध नैतिकता को देखा जाता है, यानी कि शोध आचार संहिता को बहुत ज़्यादातर देखा जाता है। ओके, बाकी के जो स्टेप होते हैं उसमें तो देखा तो जाता है लेकिन बहुत कम देखा जाता है। तो यहाँ से हमको आंसर मिलने वाला है। ओके, तो पहले हम रिसर्च के जो भी स्टेप है उससे लिख देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? समस्या का चयन करते हैं ना, उसको निर्धारित करते कि भाई हमें कौन सी समस्या लेनी है, हमारे आसपास कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या क्वेश्चन उनमें से बन रहे हैं, उस क्वेश्चन में से एक हमारी एक टॉपिक कैसे बन सकता है ना, कितना एरिया कवर करना है। ये सारी बात आप समस्या का जब चयन करोगे ना, तब जाकर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो समस्या का आपको देखना पड़ेगा कि समस्या है क्या, है ना, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें आपका समस्या चयन में आ जाएगी। उसके बाद हम दोस्तों क्या करते हैं? तो उसके बाद हम ना जो रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर बोलते हैं, संदर्भ साहित्य की समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? संदर्भ साहित्य की समीक्षा करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं? संदर्भ साहित्य की समीक्षा करने के बाद हम ना ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर समस्या जब चयन करते हैं ना, तब हम प्रश्नों के रूप में निर्धारित करते हैं कि हाँ भाई फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समस्या के रिलेटेड है, तो उसके ये हेतु बनेंगे, वो हम अभी सोचते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर हम दर्शा देते, बता देते हैं कि हाँ भाई ये मेरी समस्या के हेतु होंगे। ओके, तो हेतु का निर्धारण हम करते हैं। ओके, अब देखिए हमने हेतु का तो निर्धारण किया, तो साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हमारे समस्या के अंदर क्या क्या वेरिएबल हैं, चर कौन से हैं, है ना, और चर हैं तो एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हो पाएंगे। ये सारा हमें यहाँ पर चर का जब हम क्या करेंगे, चरों की पहचान करेंगे, यानी कि चर की पहचान करेंगे। ओके, चर की पहचान करेंगे, वो चर कितनी हद तक दूसरे चर को इफेक्ट कर रहा है, ये सारी बातें हम वहाँ पर पहले तय कर लेंगे कि कितने कितने चर हैं हमारे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, ओके, जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, फिर हमें कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो हमारे स्टडी में इफेक्ट करने वाले हैं लेकिन हमें उसकी उसका हमें स्टडी नहीं करना है। ओके, तो जिनका हमें स्टडी नहीं करना है लेकिन
वो वेरिएबल अगर हमारी स्टडी पर इफ़ेक्ट कर रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कंट्रोल वेरिएबल कौन कौन से होंगे। ओके, तो ये सारी बातें आपको चर की पहचान के टाइम आपको करनी होती है। ओके, जहाँ पर हम बोलते हैं वेरिएबल का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को प्राकल्पना बोलते हैं। ओके, उपकल्पना भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हम ना हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस ही याद रखेंगे ताकि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना। ओके, यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस बना ली, फिर हम क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेंगे। ओके, जो भी हमारा जो शोध होता है ना, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, शोध की रूपरेखा तैयार करेंगे। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन में भी क्या होगा कि आपने कौन सी रिसर्च डिज़ाइन ली है, प्रायोगिक ली है या फिर अप्रायोगिक ली है या फिर अर्ध प्रायोगिक ली है। ओके, फिर उसमें आपको लेवल भी बताने पड़ेंगे कि आपके जो भी वेरिएबल थे, ओके, उसके कितने लेवल थे। फैक्टर एनालिसिस वहाँ पर किया जाता है ना कि कितने वेरिएबल आपके, मान लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने 2 लिए तो 2 के कितने लेवल है, ये सारी बातें वहाँ पर बतानी पड़ेगी। फिर आपको टूल्स भी बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये टूल्स यूज़ करूँगी। ओके, तो टूल्स का भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है, मेथड का भी यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है कि कौन से मेथड लगाएंगे। ओके, तो ये सारी बातें आपकी शोध की रूपरेखा में आ जाएगी रिसर्च डिज़ाइन में। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं, देखो हमने सारा कुछ पहले से तय कर लिया। ओके, कि मैं ये टूल्स यूज़ करूँगी, ये मेथड यूज़ करूँगी, है ना, हमारे वेरिएबल ये हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं। ऑब्जेक्टिव के आधार पर हमने हाइपोथेसिस भी बना ली कि भाई मेरी हाइपोथेसिस ये बन रही है ना। तो ये सारा काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो टूल्स हमने तय किया था, जो मेथड्स हमने तय की थी, उसकी बेस पर हम क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे। ओके, यानी कि प्रदत्त का संग्रहण करेंगे। प्रदत्त का संग्रहण का मतलब क्या होगा, उसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है डाटा कलेक्शन। ओके, डाटा कलेक्शन करने के बाद हम डाटा का एनालिसिस करेंगे। कलेक्ट तो कर दिए ओके हमने, लेकिन वो माहिती हमें कैसे अवर्गीकृत मिल रही है ना, उसको ना हमने कैटेगराइज नहीं की हुई है। ऐसे ही हमने कच्चा बोलते हैं ना, कच्चा माल, तो कच्चे माल की तरह वो सामग्री हमारे पास आती है, तो उसको भी तो हमें पक्के माल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, जो भी टूल्स के माध्यम से आपने इंफॉर्मेशन प्राप्त की, डाटा को कलेक्ट किया, उस डाटा को क्या करते हैं हम, उसको एनालिसिस करते, उसका विश्लेषण कर देते। पहले हम उसका संश्लेषण किया, फिर उसका विश्लेषण कर देते। विश्लेषण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम उसका विश्लेषण, उसको अच्छे से, डाटा को अच्छे से रखेंगे। जो भी स्कोर प्राप्त हुए हैं उनको एक तरह से अच्छे से रख देंगे और उसके बेस पर हम देखेंगे, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई चलो हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, ओके, क्या वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर गुणात्मक डाटा होंगे तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, विस्तृत में वहाँ पर एनालिसिस करते टाइम आपको वहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा। ओके, कि मेरे डाटा मुझे ये मिले हैं, इसमें ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, ये सारी बातें आपको डाटा एनालिसिस में बतानी पड़ेगी। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है आपका, ओके, मात्रात्मक रिसर्च है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप ना स्टेटिस्टिक की जो भी टेस्ट वगैरह है उसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, है ना, एनोवा हो गया, मान विटनी हो गया, कुस्कल वालिस हो गया। तो कैसे टेस्ट आपको यहाँ पर रखने हैं, पैरामेट्रिक रखने हैं, नॉन पैरामेट्रिक रखने हैं। ओके, आपने जो भी सैंपल लिया किस टाइप का है, तो वो जो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के अजम्पशन के आधार पर और आपका जो भी सैंपल है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, टेस्ट को वहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर जाकर स्टेटिस्टिकल वे में हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे और फिर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, क्या वो सिग्निफिकेंट हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रदत्त विश्लेषण। ओके, प्रदत्त का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिसे हम डाटा एनालिसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने ये सारी प्रोसेस कर दी, अब हमें रिजल्ट तो बनाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, हमने एग्ज़ाम भी ले ली, हमने सारा जो भी स्कोर आए थे उनको अच्छे से कर लिए, तो अब हमें रिजल्ट बनाने की बारी आ गई। ओके, तो सिंपल से वे में समझिए, तो
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिणाम बनाएंगे। परिणाम के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो भी आपको आंकड़े मिले हैं ना, जो भी आपको रिजल्ट मिला है, तो उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे, उसका सार निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। क्या बोलते हैं, निष्कर्ष निकालेंगे इसका, कि हाँ भाई देखो हमारा रिसर्च हमने किया तो उसका ये रिजल्ट मिला, इसके बेस पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई हमारा रिसर्च में ये बातें सही हैं। ओके, ऐसा कुछ भी हम निष्कर्ष अच्छे से हमारे रिसर्च के रिलेटेड निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, अब देखो हमने परिणाम बना दिया, निष्कर्ष भी निकाल दिया। ओके, निष्कर्ष के साथ साथ हम जनरलाइज भी कर दिया कि भाई ये जो एरिया में हमने जो रिसर्च किया था, ओके, अगर आपका मान लो कि आपने जो भी लिया है, क्या सैंपल लिया है, ओके, तो जो सैंपल है अगर आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के माध्यम से लिया है, ओके, तो वो आप पूरी पॉपुलेशन पर उसे लागू कर पाएंगे। ओके, अगर आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से लिया है तो वो आपका सैंपल तक ही सीमित रह जाएगा। ओके, अगर आपका क्वांटिटेटिव है तो आप क्या कर जनरलाइज कर पाओगे, और क्वालिटेटिव है तो उसको ना आपका जो सैंपल है उसी तक सीमित रखोगे। तो ये सारा यहाँ पर ना आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकाल कर यहाँ तक पहुँचोगे। आप देखिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसे रिपोर्टिंग भी तो करना पड़ेगा ना। तो जो भी आपने बनाया है उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। जो भी आपने रिसर्च किया और जो भी थियोरीज वगैरह उसमें यूज़ की थी उसके बेस पर आप क्या करोगे, एक पूरी थीसिस बनाते। रिपोर्टिंग करते ना उसका मतलब होता है थीसिस बनाते हैं। ओके, तो ये थीसिस आप लास्ट में बनाओगे। तो ये थे आपके पूरे के पूरे रिसर्च के स्टेप थे। ओके, सभी को मैंने आपको समझा दिया। चलिए अभी देखिए यहाँ पर बात आ रही थी यहाँ पर शोध आचार संहिता की बात आ रही है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा शोध आचार संहिता कहाँ पर देखी जाएगी, जहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पर हम ना कुछ गड़बड़ी तो नहीं करते ना। अगर आपको डाटा मिल गए, ओके, मान लो कि आपको जो डाटा चाहिए तो वैसे डाटा नहीं मिले, उसके विपरीत मिले हैं, तो कुछ रिसर्चर क्या करते हैं उसमें ना सुधार कर देते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। ओके, अगर आप वहाँ पर कुछ जो भी डाटा मिला है उसको चेंज करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने शोध आचार संहिता का क्या किया, भंग किया। ओके, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शोध आचार संहिता है वो आपकी डाटा कलेक्शन में मिलेगी, उसके बाद आपकी मिलेगी डाटा एनालिसिस में मिलेगी, और उसके बाद मिलेगी जो भी आप रिजल्ट निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो, उस टाइम भी आपको याद रखना है एनालिसिस करते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ओके, एनालिसिस करते वक्त आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हो। तो जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है अगर आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो उसे रिजेक्ट ही करो। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं और फिर अपनी रिजेक्ट हो रही हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वहाँ पर फिर एरर आ जाती है ना। फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई उनकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। जैसे हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते जो रिजल्ट मिलता है उसे वैसे के वैसे एक्सेप्ट करना है। ओके, अगर आप उनमें कुछ गलतियाँ करते हो, उनमें कुछ सुधार करते हो, उनमें कुछ चेंज करते हो तो उसका मतलब है कि आपने शोध आचार संहिता का भंग किया है। ओके, फिर यहाँ पर रिजल्ट में भी यही होगा कि रिजल्ट अगर आपको जो चाहिए था उसके विपरीत मिल रहा है। ओके, जितना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा तो कुछ रिसर्चर क्या करते हैं उसमें चेंज कर देते हैं। अरे भाई चेंज नहीं करना है, आपने रिसर्च किया है, आपको जो डाटा मिला है वो ही हमें दुनिया के सामने लाना है, लोगों के सामने लाना है कि भाई वास्तविक कंडीशन ऐसी है। रिसर्च का मतलब यही होता है ना कि जो भी समस्या है उसे हमें बताना है कि देखो ये समस्या है। ओके, तो अभी जाकर लोग समझेंगे ना कि हाँ भाई ये वास्तविक समस्या है। तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, जो जैसा है वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको लगाना है और उसमें ऐड करना है। ओके, तो ये 4 जो होता है, और फिर आपका यहाँ पर 3 आ गया ना, चौथा आपका आ गया रिपोर्टिंग। ओके, तो कभी कभी
रिपोर्टिंग करते वक्त क्या करते हैं पता है, किसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके वो रिपोर्टिंग तो करते हैं, लेकिन जिनकी भी कॉपी उन्होंने की है ना, तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते। जैसे कि रिव्यू रिलेटेड ऑफ लिटरेचर RRL जिसे हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर संदर्भ साहित्य की जो समीक्षा करते, संदर्भ साहित्य की समीक्षा क्या होती है कि पहले जिन लोगों ने रिसर्च किया है, किसी ने रिसर्च पेपर बनाया है, किसी ने जर्नल बनाया है, ओके, किसी की न्यूज़पेपर में से भी आपने डाटा लिया है, तो जो सारा आपने अपनी डाटा की आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी आपने स्टडी किया और उनमें से आपने जो जो बातें ली हैं, उसको अगर आप अपने रिपोर्टिंग या थीसिस में आप उसे बात को नहीं बताते हैं, उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, किसी ने हेल्प की तो उनकी शुक्रिया अदा नहीं करते, उनका जिक्र नहीं करते नाम का, ओके, तो ये सारी बातें आपकी किस में आ जाएगी, शोध आचार संहिता का आपने भंग किया है, ओके। तो यहाँ पर आपको मेनली 4 जो आपके स्टेप है ना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है शोध आचार संहिता को, ओके, यानी कि ज़्यादातर देखा जाता है। तो यहाँ पर तो हमें पूछा है न्यूनतम रूप की बात की गई है ना, तो हमने तो यहाँ पर आपको समझाया ज़्यादातर की बात की। तो अब देखिए बाकी के जो बचे ना, उसमें न्यूनतम होता है, तो वहाँ पर ना शोध आचार संहिता बनने की जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, ओके। सबसे ज़्यादा शोध आचार संहिता ये 4 स्टेप में बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम ना पहले क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं, उसके आधार पर यहाँ से आपको ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर बनेगा, ओके। पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, ओके, यानी कि समस्या का हम निरूपण करते हैं और चरों की पहचान करते हैं, ओके। उसमें न्यूनतम रूप से प्रभावित होता है हमारा शोध आचार संहिता। हाँ बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर समस्या चयन किया हमने, यहाँ पर चरों की पहचान की है ना, तो इन दोनों में तो हमने यही बताया ना, ये सारे के सारे आपके जो है वो क्या है, न्यूनतम बता रहे हैं, ओके। यहाँ पर ज़्यादातर आपकी शोध आचार संहिता नहीं होती है ना, तो ये न्यूनतम आ जाती है, ओके। चलो ये तो राइट हो गया हमारा आंसर, ओके। अभी देखिए यहाँ पर 4 में से ही लेने थे, तो यहाँ से ही आपको आंसर मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ओके, यहाँ पर हम जो डाटा का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ओके, उसको अच्छे से हम जो चार्ट वगैरह में बनाते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर जो करते हैं वो हमने क्या बताया, यहाँ पर आएगा आपका डाटा एनालिसिस है ना, तो उसमें तो ज़्यादातर होता है, यहाँ पर मैंने ज़्यादातर बताया है ना, ओके। अभी देखिए रिपोर्टिंग, तो ये तो हमारा गलत हो गया वैसे भी, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट, ओके, एंड देयर इम्प्लीकेशंस, ओके। तो यहाँ पर शोध के जो परिणाम होते हैं, यानी कि जो रिजल्ट होते हैं और उनके जो निहितार्थ को प्रस्तुत करना, ओके, जो भी हमें रिजल्ट मिला और उसका जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हाँ तो वो तो यहाँ पर आता है ना, तो ये तो ज़्यादातर में आता है, हमें तो न्यूनतम पूछा गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है अपनी स्थापना के समर्थन में किसी सिद्धांत को उद्धृत करना, यानी कि जो भी हमने थीसिस बनाई है, ओके, उस थीसिस में हम थियोरी को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें रखते हैं, ओके। तो ये तो हमें करना ही करना है ना, हमने जिस थियोरी का यूज़ किया, क्योंकि जब भी रिसर्च करोगे तो कोई ना कोई थियोरी यूज़ करने वाले हो आप, है ना, बिना थियोरी के आपका रिसर्च बनने ही वाला नहीं है, तो किसी ना किसी थियोरी को हम यूज़ करते ही हैं, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताना होगा रिपोर्टिंग में, ओके। तो ये तो हमारा सही है, और यहाँ पर तो ज़्यादातर देखा जाता है, तो हमें तो न्यूनतम पूछा गया है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप आपको इतना सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इनमें से ना आप चाहो तो 50 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाने खुद से सोचो कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना सारा मैंने समझा दिया आप लोगों को, ओके। तो इनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों को देखना है। चलो उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियां शोध में असंभाव्यता आधारित है, ओके। यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड की बात की गई है, ओके, और उसमें भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की गई है। चलो जी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना मेथड्स,
उसमें बहुत सारे मेथड हैं, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना उसमें ओनली फॉर आपकी 5 मेथड है। ओके, प्रोबेबिलिटी में कितनी है? 5 है, नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए, बहुत ज़्यादा वाली याद रखोगे या फिर आप कम वाली? तो आप मुझे यही बताओगे ना कि मैम हाँ बहुत कम वाली हमें याद रह जाएगी, 5 ही है तो 5 को याद कर लो भाई अच्छे से, है ना। अगर 5 को याद कर लिया तो उसके बाद की जो भी आपकी मेथड पूछी जाती ना एग्जाम में, तो वो सारी की सारी आपकी किस में चली जाएगी? नॉन प्रोबेबिलिटी में। ओके, अगर इन 5 में से जो होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, और उस 5 के अलावा की जितनी भी होगी ना वो सारी की सारी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी में चली जाएगी। ओके, चलिए कैसे देखते हैं। यहाँ पर मैंने ना प्रोबेबिलिटी के 5 जो टाइप्स है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। चले, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए इसके बारे में अगर डिटेल्स में जानकारी लेनी है ना, तो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कहाँ पर जाना है, आपको रिसर्च वाली प्लेलिस्ट पे जाना है, और वहाँ पर जाकर इसके बारे में मैंने बहुत ही डीपली समझाया। ओके, तो उसे देखिएगा अगर जिनको डीपली पढ़ना है। ओके, चलो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपकी 5 मेथड मैंने बताई। पहली है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम बोलते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। ओके, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को बोलते हैं स्तरीकृत। ओके, स्तरीय भी बोला जाता है, स्तरीकृत भी बोला जाता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, स्तरीय भी बोला जाता है या फिर स्तरीकृत भी बोला जाता है। तो स्तरीकृत जो आपकी यादृच्छिक, ओके, यादृच्छिक प्रतिदर्श। ओके, तो ये हो गए या तो भी स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शन। ओके, दर्शन भी बोला जाता है, दर्श भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? चलिए, यहाँ पर तो आपको ये दिया ही नहीं गया, मेथड दी गई। ओके, चलो जी, उसके बाद देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक को क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। ओके, यहाँ पर क्रमबद्ध होगी आपकी। ओके, ये सैम्पलिंग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल वाली मैं लिख देती हूँ, साधारण यादृच्छिक। हिंदी वाले ना इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ना हिंदी में इसे याद ना करके आप इंग्लिश में ये 5 याद रख लेना। ओके, साधारण यादृच्छिक। फिर यहाँ पर क्लस्टर एंड एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब क्या होगा? गुच्छ होगा, है ना। गुच्छा होता है ना, जैसे कि हमारा अंगूर का गुच्छा होता है, वैसा गुच्छ। ओके, गुच्छ एंड, ओके, या तो फिर और भी बोल सकते हैं। ओके, गुच्छ और, एंड नहीं, और आएगा। ओके, और गुच्छ और एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। ओके, तो गुच्छ और क्षेत्र सैम्पलिंग। ओके, उसके बाद देखिए मल्टीपल सैम्पलिंग। ओके, मल्टीपल सैम्पलिंग भी आपका प्रोबेबिलिटी में आएगा। तो उसके बाद के जितने भी होंगे ना वो सारे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल दिया ना, तो उसके सामने अगर आपको मल्टी स्टेज दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टी स्टेज आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। ओके, मल्टीपल आपका किस में आएगा? मल्टीपल आपका प्रोबेबिलिटी में आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे? अगर ट्रिक्स याद रखनी है, SSS लिख लो। ओके, SSS और फिर लिख लो ACM। ओके, इस तरीके से SSS ACM। ओके, ये AC को साथ में ही रखना है। ओके, ये S है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। AC का मतलब होगा एरिया एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, और उसके बाद है M, तो M का मतलब होगा मल्टीपल सैम्पलिंग। ओके, इस तरीके से आपको ये 5 प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग याद रखना है। उसके बाद के जो भी सैम्पलिंग पूछे जाते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी में आएंगे। चलो, अभी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो नॉन प्रोबेबिलिटी बताया, मैंने तो आपको प्रोबेबिलिटी बताया है ना। तो प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप यहाँ से नॉन प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो। कैसे? तो देखो, मुझे ये बताओ, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड मैंने किस में बताई? अभी बताई ना, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी में बताई, है ना। हाँ, डायमेंशनल सैम्पलिंग मेथड अभी आपको मैंने बताई प्रोबेबिलिटी में, आपने बोला नहीं मैम नहीं बताई, है ना। उसके बाद देखो मैंने बताया रैंडम सैम्पलिंग मेथड। हाँ, रैंडम सैम्पलिंग में मैंने क्या लिखा था? सिंपल लिखा था ना,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल वाला जो था आपका वो क्या हो गया, आपका रैंडम सैम्पलिंग हो गया। ओके, यादृच्छिक प्रतिचयन विधि जिसे हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये बात की ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ये जो आपका था सिंपल, ओके, यहाँ पर सिंपल, सॉरी सिंपल, ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोला जाए या फिर रैंडम सैम्पलिंग बोला जाए, तो भी आपको ये समझना है। तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी में बात की। ओके, चलो जजमेंटल सैम्पलिंग के बारे में मैंने बताया अभी आपको, तो आप बोलोगे नहीं मैम, है ना। फिर मैं बताऊंगी कि स्नोबॉल के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आप बोलोगे नहीं मैम नहीं बताया, तो ये भी आपका नहीं आएगा। तो अभी देखिए जो भी प्रोबेबिलिटी में नहीं आया वो सारे कहाँ पर चले गए, नॉन प्रोबेबिलिटी में चले गए, है ना। तो यहाँ पर तो हमें नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पर पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम यहाँ पर देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है ना, तो देख लीजिए जिन पर मैंने यहाँ पर गलत किया ना वो सारे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2, फिर आपका यहाँ पर 4 और 5, 2 4 5 कहाँ पर है, देखो भाई, तो देखो यहाँ पर 2 है, ओके, तो यहाँ पर 1 है, तो ये तो पहले से चला गया, ये 2 है इसे रखो भाई, ये 3 है ये निकल गया। ओके, अभी देखिए 4 और 5 को देखना है, तो यहाँ पर 4 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये वाला भी निकल गया आपका, तो ये 4 और 5 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे में याद रखोगे भाई, तो एग्जाम में गलतियाँ नहीं करोगे। चलो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन है, आपको अजर्सन दिया हुआ है और रीजन दिया गया है। ओके, अजर्सन आपका क्या कहता है, अजर्सन आपको बताता है कि क्रॉसबैक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। ये आपकी अजर्सन है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, अजर्सन तो बता दी, ओके, उसके पीछे का रीज़न क्या है, सही रीज़न क्या है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी हम श्रेणियाँ होती हो ना, तो जो कैटेगरीज होती है उसका निर्धारण हम क्या करते हैं, शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस होती है ना, उसके उस पर हम क्या करते हैं, हम उसके अनुसार हम कैटेगरीज को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं शोध परिकल्पना के अनुसार। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस बैक का यूज़ करते हैं। अब क्रॉस बैक तो आपका क्या है, आवृत्ति या प्रतिशत रूप में जो भी हम प्रदत्त होते हैं ना, उन प्रदत्तों की सांख्यिकीय रूप से सारणीबद्ध प्रस्तुति करते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं क्रॉस बैक क्या होता है। ओके, क्योंकि बहुत ही ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है, बहुत सारी बुक्स में है भी नहीं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर फॉर्मूला है क्रॉस बैक का। ओके, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाटा को एनालाइज किया हुआ है ना, और उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर देखो परसेंटेज में दिया है ना, और फिर ऐसे दिया ये ना वरी, यानी कि यहाँ देखिए परसेंटेज की बात की गई है एक वेरिएबल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, और उसमें जो वेरिएबल की बात की गई है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए थिंक वरीज मी अ लॉट, ओके, वरीज मी बीट, डजंट वरी मी। ओके, तो ये आपको यहाँ पर पूछे गए। अब देखिए इसको क्या किया गया है, जो भी डाटा है ना उसको ऐसे देखो वर्गीकृत किया गया है इस फॉर्म में, दिख रहा है ना सबको, और वो भी देखो परसेंटेज के रूप में भी दिया गया है ना, यहाँ पर देखो सब परसेंटेज के रूप में भी दिया है, और ऐसे भी दिया हुआ है ना। तो देखो ये क्या किया है दोस्तों, ये ना यहाँ पर आपको जो क्रॉस बैक होता है ना, उसको ही क्रॉस बैक को हम टैब्स भी बोलते हैं, क्रॉस टैब भी बोलते हैं, बैनर भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी याद रखना है, अगर क्रॉस बैक की जगह पर आपको टेबल्स दिया टैब दिया हो या फिर बैनर दिया हो तो भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो इस तरीके का ये क्रॉस बैक ना एक सांख्यिकीय एनालिसिस होता है। ओके, उसे हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसे अलग अलग रूप में हम क्या करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं, और उसके अंदर हम क्या देखते हैं, कैटेगराइज करके हम क्या करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है। ओके, तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रीज़न था उसके बेस पर हम समझते हैं। पहले रीज़न को देखना, ऑलवेज जब भी अजर्सन रीज़न के बारे में बताते हैं ना, तो अजर्सन
को भी पढ़ो, ओरिजिन को भी अच्छे से पढ़ो। तो असर्शन बता रहा है कि क्रॉस बेस उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत, देखिए यहाँ पर हमने बताया ना हमको आगे परसेंटेज और जो फ्रीक्वेंसी थी उसके बारे में, तो आवृत्ति और जो प्रतिशत है उसके रूप में प्रदत्तों की ओके जो डाटा है उसकी सांख्यिकीय सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल वे में क्या करते हैं उसको सारणीबद्ध करते हैं ओके, उसे हम कैटेगरी वाइज उसे अलग अलग करते हैं, सारणियों में रखते हैं, टेबल में रखते हैं ओके। फिर जिसमें चरों के मध्य क्या होता है, संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजन किया जाता है ओके। जो जिस भी चरों के बारे में हमें चरों के बीच में क्या संबंध है उसको देखना है तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग भागों में विभाजन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, देखो यहाँ पर ये किया हुआ है, यहाँ पर किया हुआ है ना, तो उसे हम अलग अलग भागों में क्या करते हैं, उसे विभाजित करते हैं ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर उसका कारण क्या है, ये तो क्रॉस बैक की एक परिभाषा दे दी है ना, लेकिन ये विभाजन करने का कारण क्या है ना, जो चर है उसके बीच में संबंध देखने के लिए हम भागों में विभाजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है ना उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ओके, कैटेगराइज करने का प्रयास करते। तो हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको हम क्या करते, कैटेगराइज करके उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, अच्छे से हम उसका एनालिसिस करके हम अच्छे से निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं ना, इसीलिए हम ये काम करते हैं। तो दोनों के दोनों सही है ओके, और ये इसका क्या है, सही व्याख्या कर रहा है ओके। तो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं ओके। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ओके, यानी कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोनों, है ना, मैंने आगे आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाया, दोनों के दोनों सही है ओके। और आर जो है ना वो ए की सही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि हम ना रिसर्च हाइपोथेसिस को कैटेगराइज करेंगे तभी जाकर हमको ये सारी बातें पता चलेगी कि चरों के बीच में क्या संबंध है ओके। और उनके संबंध को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को हम सांख्यिकीय रूप से उसे सारणीबद्ध करते हैं और उनका विभाजन करके चेक करते हैं कि भाई हाँ इन चरों के मध्य में क्या संबंध हो सकता है ओके। तो ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं ओके। निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी ओके। यहाँ पर समझिए कि एक टीचर है यूनिवर्सिटी का ओके, वो एक परियोजना बनाता है ओके, और वो ये प्रोजेक्ट बनाता है, क्या बनाता है कि मुझे ये जानना है कि जो भी माता पिता होते हैं बच्चों के, है ना, स्टूडेंट के, तो वो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के प्रति इतने उदासीन क्यों होते हैं, है ना। तो इसके लिए कौन सी विधि उपयोग सबसे अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे अगर अच्छी यहाँ पर विधि मानी जाती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो पहले तो एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक विधि ओके, तो ये तो यहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी, है ना, प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पर हमें जो भी माता पिता होंगे तो उनको देखो कार्यक्रम दिखाना पड़ेगा ओके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐतिहासिक विधि होती है, भाई ऐतिहासिक विधि में जो घटनाएं अतीत में घट चुकी है, यानी कि बहुत पुरानी घटना है ना, उसका यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, तो ये भी हमारी विधि नहीं हो सकती ओके। अभी देखिए कार्योत्तर विधि जो होती है वो भी घटित होती है, लेकिन वर्तमान में वो घटित होती है और उसका हम क्या करते हैं, उसका हम रिसर्च करते हैं ओके। लेकिन यहाँ पर हमें ये कार्यक्रम हमने कर दिया, मान लो कि हमें कार्यक्रम तो करना पड़ेगा ना, तो हमने कार्यक्रम कर दिया, उसके बाद अगर हम फीडबैक मांगते हैं पेरेंट्स के पास, तो क्या पेरेंट्स ठीक से आपको उसका रिस्पॉन्स देंगे, फीडबैक देंगे क्या, क्योंकि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको ये भी लगेगा ना कि अगर हम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ गलत भी बोल देते हैं तो शायद हमारे बच्चों को
कम मार्क्स मिल सकते हैं, ये वो, तो बहुत सारे रीज़न की वजह से वो आपको ना सही सही जानकारी नहीं देंगे। ओके, तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी नहीं होगी। तो ये प्रतिभागी प्रेक्षणापरक विधि कैसे हो सकती है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करोगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ना कोई कार्यक्रम रख दिया। ओके, कार्यक्रम रखने के बाद जो भी पेरेंट्स वहाँ पर बैठते हैं सब, है ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स के पास जाकर बैठना पड़ेगा थोड़े थोड़े देर के लिए। मान लो कि कभी यहाँ पर आप बैठे, यहाँ पर सारे ऑडियंस थे, ओके, जो भी पेरेंट्स थे यहाँ पर सारे, तो आप क्या करोगे, उनके बीच में जाओगे। ओके, कभी यहाँ पर बैठो भाई, कभी यहाँ पर बैठो, ऑब्जर्वेशन करो कि कार्यक्रम को देखने के टाइम उनका क्या उनके हाव भाव कैसे रहते हैं, है ना, वो एक दूसरे के साथ कैसे बात करते होते हैं, एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं कार्यक्रम के बारे में ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन किस तरीके से, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आप यहाँ पर एक रिसर्च कर रहे हो और इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उनका, तब जाकर आपको यहाँ से अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि जो भी विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं उसके कार्यक्रमों के प्रति बच्चों के जो भी माता पिता हैं वो क्यों इतने उदासीन रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, सिक्स्थ करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आंसर आ रहा था। ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे बहुत दिन पहले। क्वेश्चन उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ना आपको वैज्ञानिक विधि की विशेषता को पहचानना है। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखिए यहाँ पर ना एक परिभाषाएं दी है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कलिंगर ने बताया है स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध। ओके, जो भी स्वाभाविक घटनाएं वास्तविक घटनाएं होती है उसको हम क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक रूप से नियंत्रित करके यानी कि कंट्रोल करके, अनुभविक यानी कि इम्पिरिकल, या अनुभविक को क्या बोलते हैं, इम्पिरिकल, यानी कि खुद से हम वहाँ पर अनुभव करते हैं। ऐसे नहीं किसी ने बताया और उसको हमने अपने रिसर्च में ले लिया। ओके, ऐसी बात नहीं होती। अनुभविक खुद से हम क्या करते हैं, वहाँ पर अनुभव करते हैं, खुद से हम वहाँ पर रिसर्च करते हैं, खुद से अवलोकन ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो सारी आपका इम्पिरिकल में आ जाएगा। ओके, तो इम्पिरिकल एवं आलोचनात्मक अनुसंधान। ओके, आलोचना तो वैसे भी होने वाली है ना रिसर्च की, तो वहाँ पर आलोचनात्मक यानी कि मतलब क्या होता है, छोटी सी छोटी बातों का भी वहाँ पर रिसर्च किया जाता है। ओके, आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है, छोटी सी छोटी बातों को इन्वॉल्व करना। तो आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच में, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, बीच में, जो घटनाओं के बीच में कल्पित संबंधों के सिद्धांत को, देखो यहाँ पर ना जो घटनाएं होती है उनके बीच में हम क्या करते, कल्पना करते हैं। संबंधों के बीच में जो वेरिएबल होते हैं ना उसके संबंध के बारे में हम पहले से थोड़ी सी कल्पना करते हैं। तो कल्पित संबंधों के सिद्धांतों, ओके, एवं प्राकल्पनाओं यानी कि हाइपोथेसिस, ओके, हाइपोथेसिस द्वारा क्या होता है, निर्देशित होता है, जिसे वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। बस यही परिभाषा को समझना है, पूरी की पूरी विशेषता है इसमें ही छुपी हुई है। ओके, तो वैज्ञानिक शोध जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, सिस्टमेटिक रूप से होता है, नियंत्रित परिस्थिति नियंत्रित करना होता है। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसको नियंत्रित भी करना पड़ता है तो उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। अनुभविक मतलब इम्पिरिकल, ओके, अपनी इंद्रियानुभवों का यूज़ करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंद्रियानुभवों का मतलब है कि हम खुद से वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, खुद से डाटा को इकट्ठा करेंगे, खुद से देखेंगे कि हाँ क्या ये समस्या सही है, उसके बारे में जो भी डाटा कलेक्ट करें खुद से व्यवस्थित रूप से। ओके, अपना खुद से अनुभव करके, ऐसा नहीं किसी ने बताया और उसको हमने इन्वॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं, खुद से उसकी जाँच पड़ताल करेंगे, उसी को हम बोलते हैं अनुभविक, एम्पिरिकल, या तो फिर हम बोलते हैं इंद्रियानुभविक। ओके, फिर आलोचनात्मक, ओके, जिसको हम छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखते हैं उसका। और उसके बाद उसकी एक विशेषता, संबंध जो होते हैं ना घटनाओं के बीच का, वो क्या होता है, कल्पित होता है। ओके, तो कल्पित संबंधों के जो भी
सिद्धांत होते हैं उसको यहाँ पर कल्पित सिद्धांत होते हैं। ओके, हमने अभी उस थियोरी को बनाया नहीं है, कल्पना की है। ओके, तो यहाँ पर उस संबंधों की जो सिद्धांत होते हैं उसकी कल्पना कर लेते हैं। प्राक कल्पना का मतलब है पहले से ही कल्पना की जाती है कि इन वेरिएबल के बीच में ये कोई संबंध होगा। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, ये सारा हम पहले से कल्पना कर लेते हैं, उसी को हम प्राक कल्पना या तो हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये सारी विशेषता आपको वैज्ञानिक शोध में मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कर्लिंगर की भाषा थी। बेस्ट एवं कान ने क्या दिया कि शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण, ये तो हमने बताया नियंत्रित तो ऑब्जर्वेशन होता है ना, यहाँ पर बताया ना नियंत्रित रूप से। ऑब्जर्वेशन आनुभविक में हमने बताया एम्पिरिकल इंद्रानुभविक करते हैं, है ना, रिसर्च, यानी कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते खुद से वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके अनुभव करके वहाँ पर रिसर्च को करते हैं। ओके, तो उसको नियंत्रित प्रेक्षण का दिखी यहाँ पर क्रमबद्ध। ओके, ये बात भी कह दी हमने सिस्टमेटिक रूप से। वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होगा कि कहीं पर भी किसी के भी साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर किसी भी के साथ कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा, जो जैसा डाटा मिल रहा है उसी को वैसे के वैसा रखना है। आगे हमने बात की ना शोध आचार संहिता में कि जो जैसा है वैसा का वैसा डाटा को हमें यहाँ पर यूज करना होता है, तो वस्तुनिष्ठता यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर फिर डाटा का विश्लेषण भी करना चाहिए, डाटा का एनालिसिस करना चाहिए। ओके, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करने के बाद हम कुछ रिजल्ट तक पहुँचते हैं, कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद हम ना उसको जनरलाइज कर देते। सामान्यीकरण का मतलब है जनरलाइज करना। ओके, तो यहाँ पर जनरलाइज भी किया जाता है वैज्ञानिक शोध में। ओके, नियम या सिद्धांत भी विकसित किया जाता है वैज्ञानिक जो शोध होती है वहाँ पर नियम और सिद्धांत भी क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा न्यूटन का नियम, है ना, या फिर मान लो कि सिद्धांत की बात की जाए तो जॉन पियाजे का पियाजे का सिद्धांत हो गया आपका, मान लो पावलोव का सिद्धांत हो गया। तो ये सारे सिद्धांत नियम सभी का प्रतिपादन आप वैज्ञानिक शोध से करते हैं। ओके, तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया का परिणाम या कारण हो सकती हैं तो उनको नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। कार्य कारण संबंध को देखा जाता है, कहीं पर भी कुछ बातों को नियंत्रित करना होता है। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ कर पाते, हेरफेर करके उसको नियंत्रित करते हैं। ओके, और उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, पूर्व कथन बता सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक शोध। ओके, तो ये बेस्ट एवं कान की ये परिभाषा थी। दोनों परिभाषा से आपको समझ में आ गया कि उसकी विशेषता क्या होगी। ओके, फिर भी मैंने यहाँ पर एक और भी 2 स्लाइड ली है विशेषता के बारे में, थोड़ा सा देख लेते। देखिए, वस्तुनिष्ठ होता है यहाँ पर ओके, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्रमबद्ध होता है यानी कि सिस्टमेटिक रूप से होता है। ओके, अनुभव पर आधारित यानी कि एम्पिरिकल होता है, इंद्रियानुभविक होता है। ओके, घटनाओं तथ्यों का प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन किया जाता है, परिशुद्ध वर्णन होता है, शुद्ध वर्णन वहाँ पर किया जाता है, जो जैसा है वैसा ही वहाँ पर बताया जाता है। किसी नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, फिर उसका जनरलाइज करने के लिए विकास पर बल डाला जाता है। ओके, जनरलाइज कैसे करना है किसी नियम और सिद्धांत को, उस पर क्या किया जाता है, बल डाला जाता है। किसी सिद्धांत को अगर विकसित करना है, किसी नियम को विकसित करना है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। कार्यविधि क्रमबद्ध होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, तार्किक होती है। ओके, ये सारी बातें हमने बता ली। धैर्य की बहुत ही ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो डाटा जितने टाइम में चाहिए उतने टाइम में नहीं मिलता है, तो कुछ रिसर्चर ना बहुत ही क्या करते हैं, डाटा नहीं मिलते हैं तो उसमें खुद से ऐसे ही फॉर्म डाल के अपने डाटा को कलेक्ट बता देते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट किया था और ये रिसर्च किया। वास्तव में उन्होंने डाटा कलेक्ट किया ही नहीं होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर डाटा नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, थोड़ा सा परिश्रम करो। तो धैर्य और परिश्रम दोनों की ज़रूरत होती है यहाँ पर। ओके, फिर सुविज्ञता की भी ज़रूरत होती है, एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए आपको, रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए कैसे रिसर्च किया जाता है। ओके, तो उसके बारे में आपके अंदर एक रिसर्चर के गुण भी होने चाहिए। ओके, तो एक्सपर्टाइज की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रतिकृति का गुण होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो भी रिसर्च करते हैं उसमें प्रतिकृति का भी क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है। ओके, यहाँ पर जो
भी हमें रिजल्ट मिलता है, जैसा भी मिलता है उसी को हम प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर अच्छी तरीके से उसके निष्कर्ष को निकालते हैं और जनरलाइज करते हैं। और वैज्ञानिक शोध में साहस की भी अत्यंत ज़रूरत होती है। कभी कभी हम ना डाटा लेने जाते हैं, मान लो कि नई जातीय अगर हमने रिसर्च ले लिया है, ओके, तो वहाँ पर अगर मान लो कि वहाँ की प्रजाति आपको अंदर आने नहीं देती है, ओके, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा साहस भी करना पड़ता है। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन होती है, ओके। तो ये सारी आपकी वैज्ञानिक शोध की क्या थी, विशेषताएं थी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक विधि की शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को पहचानने की बात की गई। चलिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ होनी चाहिए, ओके। जो भी वेरिएबल होते हैं ना उसको स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, ओके। वहाँ पर वेरिएबल कंप्लीट हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किए होने चाहिए। फिर उसके लिए पद्धतियाँ, मेथड्स होनी चाहिए। उसके बाद इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं होनी चाहिए, ओके। जो भी हाइपोथेसिस होती है वो इम्पिरिकली वेरीफाइबल होनी चाहिए, ओके। फिर स्वसंशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश होनी, यानी कि खुद से यहाँ पर संशोधन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया ना, खुद से तो संशोधन कर ही रहे हैं ना हमें। इम्पिरिकल का मतलब यही होता है ना, खुद से अनुभव करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इम्पिरिकल वाला आपका आ जाएगा। वेरिएबल की यहाँ पर स्पष्टता होनी चाहिए, पद्धतियाँ भी होनी चाहिए, मेथड का भी यूज़ करना होता है ना। तो ये दोनों तो आ गए। निष्कर्षों का भाषाई औचित्य, ओके। तो यहाँ पर जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उसका भाषाई औचित्य, यानी कि हम कुछ भी भाषा में लिख तो ऐसा नहीं होता है, उसमें वैज्ञानिक भाषा का ही यूज़ करना पड़ता है आपको। जब भी आप ना रिपोर्टिंग करते हैं ना तो उसमें वैज्ञानिक भाषा का ही यूज़ करना होता है, ओके। तो यहाँ पर निष्कर्षों का भाषाई औचित्य भी नहीं आएगा। प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की सक्षमता, ओके। तो आपके पास में अगर मान लो कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसके विपरीत अगर आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि भाई चलो आपने हाइपोथेसिस बनाई, गलत हो रही है तो आप उसे ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ओके। जो भी जैसा रिजल्ट मिलता है वैसा का वैसा उसे एक्सेप्ट करना है, तो उसकी भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये भी सही है, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है, 1, 2 और 4। तो देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन देखने का भी तरीका होता है, ओके। अगर आपने पहला देख लिया ना, अगर आपको पता चल गया हाँ पहले वाला सही है, ओके, या तो फिर आपने इन 5 में कंफ्यूज हो गए तो उनमें से एक को भी आपको पता है ना, तो पहले उसी को देखो यहाँ पर कि हाँ वो है कि नहीं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक ले रही हूँ तो ये कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो एक में है, ए में है, बिल्कुल है, बी में है एक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और फिर सी में देखो तो सी में भी नहीं है, तो ये भी कट गया आपका। डी में देखो, डी में भी नहीं है, तो ये भी कट गया। तो देखो यारो, यहाँ पर एक ही ऑप्शन से आप ना अपने आंसर को ढूंढ पाए, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1, 2, 5 तो हो रहा है हमारा 1, 2, 5। यहाँ पर देखो मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया है ना, तो ये 1, ये 2 और ये हमारा 5, ओके। तो ये हमारा आंसर सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देखा करो। चलो, उसके बाद है शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। भाई देखो, शोध में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम ना निराश्रित का मतलब क्या होता है, जो किसी पर भी आश्रित नहीं होता है ना। तो वैसे निराश्रित यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर तथा बाह्य चरों, ओके, जो भी बाह्य चर होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं ना, जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। तो क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन नहीं कर पाते, और जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, बाह्य चर होते हैं, उसका हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ऐसा कौन सा शोध की विधि है यहाँ पर, ओके। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि, तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि हम वहाँ पर ना, प्रयोगात्मक विधि एक ऐसी विधि होती है जहाँ पर हम चरों में हेरफेर कर पाते हैं,
ओके। सीधा भी हम उसमें सीधा डायरेक्टली हम उसमें हेरफेर कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम प्रयोगात्मक विधि में तो जो भी वेरिएबल होंगे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम हेरफेर कर पाते हैं। ओके, तो ये आंसर तो आपका पहले से ही गलत हो गया भाई, यहाँ पर तो संभव नहीं है ये बताया है ना, इसे पढ़ना रखना है। न वाला तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करना है। ओके, जहाँ पर भी नॉर या नॉट ऐसा कुछ भी आया ना तो उसको अच्छे से समझो भाई। देखो, एक्सपोज्ड फैक्ट मेथड क्या कहती है कि वर्तमान में कोई घटना है वो घट चुकी है, यानी कि घटना कंप्लीट पूरी हो चुकी है और उसके बाद उसी घटना पर हम जब रिसर्च करते हैं तो उसको हम एक्सपोज्ड फैक्टो कहते हैं। ओके, तो अब देखिए मुझे ये बताइए कि घटना घट चुकी, मान लीजिए कि बाढ़ आया। ओके, बाढ़ आ गया, बारिश हो गई, बाढ़ आ चुका है, बाढ़ की वजह से आसपास के गांव के लोगों गांव में पानी घुस गया। ओके, सभी जगह क्या हो गया, विनाश हो गया। उसके बाद आप क्या सोचते हो कि नहीं यार मुझे ना यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए कि यहाँ के लोगों की स्थिति अब कैसी हो गई है ना। तो आप क्या करोगे, सारा विनाश हो जाने के बाद आप जाओगे वहाँ पर गांव में और वहाँ पर जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब देखिए वहाँ पर आप ना जो घटना घटित हो चुकी है, ओके, तो उसके वेरिएबल में तो आप ना उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे, है ना, और जो भी वेरिएबल होंगे उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड ऐसी है जिसमें हम किसी भी वेरिएबल में हेरफेर नहीं कर पाते और जो वेरिएबल होते हैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो एक ही ऐसा ये मेथड है जिसमें हम वेरिएबल पर हेरफेर भी नहीं कर पाते और उसके वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 20 तक करेक्ट आंसर। अब हिस्टोरिकल की भी बात कर लेते हैं। ओके, हिस्टोरिकल में क्या होगा, यहाँ पर भी अतीत में घटनाएं घटित होती है ना, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर भी घटना तो भूतकाल में होती है, यहाँ पर भी भूतकाल में, यहाँ पर भूतकाल में तो होती है लेकिन वर्तमान स्थिति में घटी हुई होगी। ओके, जो भी घटित हो जाता है वो भूतकाल बन जाता है लेकिन वो वर्तमान काल में घटित होती है। ओके, इसलिए मान लीजिए कल को कहीं जगह पर आग लग गई, ओके, और उसके बाद आप ना वहाँ का रिसर्च करना चाहते हैं उस एरिया का, तो फिर क्या होगा, तो वो तो घटना बहुत पुरानी नहीं है ना, भूतकाल तो बहुत पुराना होता है। हिस्टोरिकल जो होता है ना, ऐतिहासिक में हम पुरानी घटनाओं को लेते हैं, इतना ही याद रखो। ओके, जैसे कि मान लो कि मुझे ये जानना है कि स्कूल में जो मिड डे भोजन दिया जाता है ना, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो बच्चों को अगर मध्याह्न भोजन देने से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बच्चों को कुछ टाइम के लिए मुझे उनको मध्याह्न भोजन देना पड़ेगा, है ना। पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उनका मुझे रिसर्च करना पड़ेगा पहले उन पर कि चलो भाई बच्चों को अभी कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, तब बच्चों की स्वास्थ्य पर क्या है, उसकी इफ़ेक्ट क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये मैंने पहले एक डाटा कलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 2 3 महीने तक बच्चों को क्या करूँगी, मध्याह्न भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर उनको मध्याह्न भोजन दूंगी। और फिर मध्याह्न भोजन देने के बाद मान लो 3 महीने मैंने दिया, 3 महीने के बाद में फिर से उनका स्वास्थ्य को चेक करूंगी। अगर मुझे ये मैंने पूरी किया तो उसमें मैंने क्या किया, मध्याह्न भोजन की घटना को घटित किया। ओके, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उन पर रिसर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मध्याह्न भोजन तो दिया गया था, ओके, तो वो तो घटित हो चुका है, तो उसमें हम कोई भी वेरिएबल में किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिस्टोरिकल में क्या होता है, बहुत ही अतीत में घटनाएं होती है, तो उसमें हमें अगर मान लो कि मुझे प्लासी के युद्ध का अगर क्या करना है, रिसर्च करना है, तो उसके बारे में मैं क्या करूँगी, वहाँ पर ना मैं प्लासी के युद्ध के बारे में जो भी मुझे जानकारी मिलेगी, कोई बुक से मिलेगी, ओके, कोई ऐसी कोई मान लो कि कोई ऐसा मैगजीन होगा उस टाइम का, कुछ भी जो भी होगा उस टाइम का, तो वहाँ से जो मुझे उनमें से जानकारी मिलने वाली है, तो यहाँ पर मैंने वो वेरिएबल ले लिए, पुस्तकें ले ली, जो भी लिया, ओके, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह जो भी लिया है, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे उस टाइम तो न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन मान लो कि कोई सिक्के थे या फिर कोई ऐसी बुक्स थी उनकी जहाँ पर इसका उल्लेख हो, ओके, तो ये बातें मैं देखती हूँ कि चलो मान लो कि मुझे 10-15 बुक्स मिल गई प्लासी के युद्ध के बारे में, चलो 10 बुक्स मिल गई। अब मुझे मान लो कि मैं 2-3 बुक्स रीड करती हूँ, मुझे लगता है कि देखो यहाँ पर ना सभी में सेम चीज़ें हो रही है, तो मैं क्या करूँगी कि 10 की जगह पर अगर मुझे इनमें से ना 8 बुक भी करनी होगी तो मैं कर पाऊँगी,
है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर वेरिएबल में मैं क्या कर सकती हूँ, हेर फेर कर पाती हूँ। ओके, तो ये बात आती है आपकी हिस्टोरिकल में। तो हिस्टोरिकल में हम जो भी वेरिएबल होते हैं ना उसको हम क्या कर पाते हैं, हेर फेर कर पाते हैं। ओके, तो ये हिस्टोरिकल वाला भी हमारा नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड यानी कि वर्णनात्मक विधि। तो वर्णनात्मक विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ होती है जिस पर रिसर्च किया है उसका हम वर्णन करते हैं। ओके, विस्तृत में वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो भी वेरिएबल होंगे उसमें हेर फेर भी कर पाएंगे, कुछ वेरिएबल का नियंत्रण भी कर पाते हैं। ओके, तो ये भी हमारी नहीं आएगी। ओनली फॉर आपकी एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड जो है उसमें हम वेरिएबल में किसी भी प्रकार का हेर फेर भी नहीं कर पाते, उसे मैनिपुलेशन नहीं कर पाते और ना ही उस पर कंट्रोल कर पाते। ओके, उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 20 द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। अब देखिए गुणात्मक शोध क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी होता है। ओके, तो गुणात्मक शोध में दोस्तों ये होता है कि जहाँ पर गुणों के आधार पर शोध किया जाता है। ओके, वहाँ पर मात्रा यानी कि संख्या को ध्यान में नहीं आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। ओके, जैसे कि हमें कोई समाज पर अगर हमें रिसर्च करना है तो वो हमारा क्या है, गुणात्मक है। अगर देखो दोस्तों आपको गुणात्मक शोध के बारे में जानकारी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाना, वहाँ पर से आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं कि शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। ओके, यहाँ पर गुणात्मक में क्या होता है दोस्तों, देखो गुणात्मक जो आपका होगा ना वो और मात्रात्मक ये दोनों प्रकार के आपके रिसर्च होते हैं। तो गुणात्मक में आपका क्या होगा कि यहाँ पर आगमन रीति से हम क्या करते हैं, आगमन विधि का यूज करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, निगमन विधि का यूज करते हैं। निगमन में क्या होता है, नियम सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, उसके बेस पर रिसर्च करते हैं। ओके, गुणात्मक में हम क्या करते हैं, गुणात्मक में हम ना पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद कुछ निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन वो कंक्लूजन जनरलाइज नहीं कर पाते गुणात्मक में। ओके, जैसे कि कोई जनजाति पर हम रिसर्च करते हैं तो वो जो रिसर्च हुआ वो उसी जनजाति तक ही सीमित रहेगा। बाकी के जो अदर, मान लो कि मुझे आदिवासी समुदाय पर रिसर्च करना है तो गुजरात की आदिवासी समुदाय पर अगर मैं रिसर्च करें तो गुजरात तक ही सीमित रहेगा। फिर मैं ना उसको जनरलाइज नहीं कर पाती पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के साथ। ओके, तो उसमें मैं ये काम नहीं कर पाती। तो ये गुणात्मक शोध होता है। ओके, अब देखिए गुणात्मक शोध होता है ना उसमें हम ना नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, जो हमने आगे बताया ना प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पर मात्रात्मक जो शोध होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलो अभी देखिए यहाँ पर आगमन विधि का यूज होता है, बिल्कुल भी होता है। फिर देखिए मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परीक्षित होती है। ओके, अब इसे अभी यहाँ पर रखो। यहाँ पर देखो जो हाइपोथेसिस होती है गुणात्मक शोध में हम हाइपोथेसिस पर ज़्यादा क्या बोलते हैं फोकस नहीं करते। ओके, ज़्यादातर उनको हाइपोथेसिस पर हम ज़्यादातर फोकस नहीं करते। ओके, तो ये वाला हमारा क्या होता है, गलत हो जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो डाटा होंगे वो आपको शब्दों के रूप में होगा, चित्रों के रूप में होगा, आंकड़ों के रूप में नहीं होगा। ओके, आंकड़ों के रूप में जब भी आ जाएगा तो वो आपका मात्रात्मक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही है। वास्तविक परिदृश्य वास्तविक परिस्थिति में होता है, प्रदत्तों के प्रत्येक स्रोत होते हैं। जैसे कि मान लो कि हम किसी जनजाति पर रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर जाएंगे, पार्टिसिपेंट करेंगे और फिर जाकर उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद हम साथ में रहकर उनके साथ में रहकर सारी बातों का ऑब्जर्वेशन करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा सही है क्योंकि वास्तविक परिदृश्य में वो होता है, वास्तविक परिस्थिति में हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, लेकिन कैसे, पार्टिसिपेंट करके। जैसे कि आगे वो क्वेश्चन आया था ना आपका विश्वविद्यालय वाला, माता पिता क्यों उदासीन होते, तो उसमें आपने पार्टिसिपेंट किया है ना, तो वो आपका कैसा हो जाएगा रिसर्च, वो आपका रिसर्च हो जाएगा गुणात्मक। ओके, चलिए यहाँ पर इसमें ये माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ना गुणात्मक में वस्तुनिष्ठ का उपयोग नहीं होता, लेकिन सब्जेक्टिविटी का यानी कि आत्मनिष्ठता आ जाती है।
यहाँ पर जो रिसर्चर होता है ना, वो क्या करता है, अपनी आत्मनिष्ठता, पक्षपात भी वो वहाँ पर कर पाता है। ओके, किसी के साथ वो पक्षपात करना चाहेगा तो वो पक्षपात कर सकता है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर गुणात्मक शोध में आपकी आत्मनिष्ठता देखी जाएगी और मात्रात्मक में आपकी ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मात्रात्मक आपका वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, और गुणात्मक में क्या हो गया, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी ये भी आपको समझना है। ओके, गुणात्मक में आत्मनिष्ठता आ जाएगी लेकिन मात्रात्मक में बिल्कुल भी आत्मनिष्ठता नहीं आएगी, उसमें वस्तुनिष्ठता रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये वाला हमारा गलत हो गया। ओके, चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, ACD। कहाँ पर है ACD, तो पहले देखो ए वाले को देखो, तो ये वाले तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं, इसे काट लो भाई। ओके, और यहाँ पर भी। अब सी को देखो, ए और सी वाले को देखो, तो एक यहाँ पर है ये सी और यहाँ पर तो है ही नहीं, इसको निकाल दो भाई, ए और सी। अब देखो ए और सी तो मिल गए लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, डी है, तो यहाँ पर तो बी है, तो उसको निकाल दो भाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणात्मक शोध। ठीक है, परिमाणात्मक शोध की बात आ गई अभी। परिमाणात्मक को क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। ओके, जो हमने मात्रात्मक की बात की थी ना, उसी को हम परिमाणात्मक बोलते हैं। तो मात्रात्मक जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। तो हिंदी मीडियम वाले इसे इंग्लिश में ही याद रखना, गुणात्मक होगा तो क्वालिटेटिव होगा। ओके, क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव का मतलब होगा आपका गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होगा, मात्रात्मक या फिर आपका परिमाणात्मक, ये याद रखना है। ओके, या परिमाणात्मक, तो उसको आपको इंग्लिश में याद रखना है, क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च, डाटा की बात की गई है तो डाटा। ओके, विधि की बात की गई हो तो विधि, मेथड। ओके, इस वे में आपको याद रखना है। क्वांटिटेटिव को याद रखना है मात्रा और परिमाण के संदर्भ में, और क्वालिटेटिव को याद रखना है गुणों के संदर्भ में, यानी कि गुणात्मक। ओके, चलो, मात्रात्मक शोध यानी कि परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जा रही है। ओके, सैम्पलिंग मेथड की बात की गई, मैंने अभी आगे ही आपको बताया, क्या बताया था कि गुणात्मक होगा ना, तो गुणात्मक में क्या होगा, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताया था ना आपको आगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी वाली जो भी सैम्पलिंग होगी ना, प्रोबेबिलिटी। ओके, ये एल है प्रोबेबिलिटी। ओके, और जो आपका मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है, ओके, जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। ओके, किस में आएगी, क्वांटिटेटिव में आ जाएगी। ओके, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक में क्वालिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव में क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी, क्वांटिटेटिव में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि भाई आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सी सैम्पलिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। तो अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात की गई है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आएगी। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मैंने आगे आपको बताया ना, वो देख लो यहाँ पर कौन कौन से है। तो देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, बताया था ना। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ट्रिपल एस बताया था ना, ट्रिपल एस, फिर ए सी। ओके, ए सी, इसे ऐसे याद रखना। और फिर आपका मल्टीपल है ना, तो ये 3 और ये 4 और 5 मैंने बताए थे। स्ट्रेटिफाइड आ गया आपका क्वोटा सैम्पलिंग, भाई ये तो नहीं बताया था ना, तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। स्नोबॉल भी नहीं बताया था, तो वो भी आपका क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। सिस्टमैटिक, हाँ बिल्कुल बताया था, ट्रिपल एस में आ गया ना, ये आ गया आपका सिंपल रैंडम, ये आ गया आपका स्ट्रेटिफाइड, और ये आ गया आपका सिस्टमैटिक। ओके, तो ये भी सिस्टमैटिक हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में बात की गई, तो क्वांटिटेटिव डाटा हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी में हमारा ए,
बी और ई बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर सही होगा। तो ए वाले पहले रख लो भाई, तो ए वाले यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी के दो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ए नहीं है ना। फिर देखो बी वाला देखो, तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। अब लास्ट वाला ई देखो भाई, ई कहाँ पर है, तो यहाँ पर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना क्या है। मैंने क्या बताया था, परिकल्पना होती है पहले से ही कल्पना की जाती है कि इन दो चरों के बीच में कुछ संबंध होंगे। ओके, उसके बारे में एक कल्पना की जाती है पहले से, उसी को परिकल्पना बोलते हैं। परि का मतलब पहले से, कल्पना यानी कि कल्पना की जाती है। ओके, तो यहाँ पर परिकल्पना का मतलब ये होगा। तो यहाँ पर देखो कि उसके बाद देखते हैं प्रतिदर्श सैंपल जिसे बोलते हैं। सैंपल क्या होता है दोस्तों, ये हमने जो रिसर्च करना है किसी लोगों पर करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग हो या फिर कोई बुक्स हो, कुछ भी हो। ओके, लेकिन जो भी चीज़ पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक आपकी पूरी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हो, उस टॉपिक के अंतर्गत जितना एरिया आता है आपका। ओके, जैसे कि टीचर पर अगर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, पहले तय करूँगी कि भाई हाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे रिसर्च करना है, या फिर मेरी तहसील में भी करना है, या फिर मान लो कि मुझे स्टेट लेवल पर करना है, या फिर नेशनल लेवल पर करना है, किस लेवल पर करना है। अगर मान लो कि मैं ना अपनी तहसील के लेवल पर अगर टीचर पर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी तहसील होगा ना, वो उस तहसील में जितने भी टीचर होंगे वो सारे के सारे मेरी क्या हो जाएगी, जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन हो जाएगी। ओके, ये मेरी पॉपुलेशन हो गई भाई। अब मैं क्या, मान लो कि मेरे तहसील में मान लो कि 10,000 टीचर हैं। ओके, मेरी तहसील में मान लो कि 10,000 टीचर हैं। अब देखिए 10,000 टीचर को मैं कैसे उनका डाटा कलेक्ट कर पाऊंगी, इतने सारे टीचर का, है ना। अगर मान लो कि कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो बताएंगे भाई मुझे आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना, मैं आपको जानकारी क्यों दूँ, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होगी। तो क्या 10,000 टीचर तक तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि थोड़ा सा सैंपल मैं यहाँ पर ले लूँगी। तो जो सैंपल में ले रहे ना, सैंपल जिसे हम न्यादर्श भी बोलते हैं, प्रतिदर्श भी बोलते हैं। ओके, न्यादर्श भी बोलते हैं, प्रतिदर्श भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे देती हूँ, घर पे हम ना सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी जैसे पकाने रखी होती है ना गैस पर, तो स्टोव पर अगर हमने वो सब्जी पकाने रखी होती है, फिर हम क्या करते, कुछ देर के बाद हम ना एक चम्मच में थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, हाँ, और चम्मच में देखते हैं दबाकर कि क्या भाई वो सब्जी पक गई है कि नहीं पक गई, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, पूरे पूरे जो भी हमारा जो क्या बोलते हैं बाउल होता है, बाउल में जो सब्जी बनाई होती, पूरे बाउल की पूरी सब्जी को तो हम नहीं चेक करते ना ऐसे दबा दबा कर, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक चम्मच में थोड़ी सी सब्जी के लेते हैं टुकड़े, और वहाँ पर देखते हैं कि भाई वो पक गई है कि नहीं पक गई, है ना। इस तरीके से देखते हैं। तो जो भी हम चम्मच में जो लिया ना, तो वो हमारा सैंपल हो गया, और बाउल की जो पूरी की पूरी सब्जी थी ना, वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन हो गई। समझ में आ गए ना कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं और सैंपल किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, सैंपल को चुन लेते हैं और उसी सैंपल पर हम रिसर्च करते हैं, और फिर हम ये बता पाते हैं, जैसे कि चम्मच के अगर सब्जी पक गई है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भाई पूरे बाउल में जो सब्जी है वो सारी की सारी सब्जी पक गई है ना। यही अनुमान लगाते ना। तो बस यही कंडीशन यहाँ पर होती है। चलो उसके बाद शोध उपकरण। शोध उपकरण का मतलब क्या होता है, रिसर्च टूल। ओके, रिसर्च टूल का मतलब क्या होता है कि जिसकी मदद से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन आइड यूज़ करते हैं, शेड्यूल यूज़ करते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, तो जिसके माध्यम से डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसी को हम बोलते हैं रिसर्च टूल। ओके, उसके बाद अपरामितिक परीक्षण, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि जहाँ पर ना कोई अजम्पशन नहीं रखी जाती है, वहाँ पर ना अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मैंने बनाया हुआ है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक का पूरा एक वीडियो बनाया। ओके, तो उसको देख लेना। यहाँ पर ये होती है कुछ अजम्पशन होती है, और उस अजम्पशन को जो अगर कोई टेस्ट मानता है, ओके, अपने अंदर उसे फॉलो करता है, तो वो टेस्ट आपका पैरामेट्रिक होगा। ओके, और पैरामेट्रिक की जो भी अजम्पशन होती है, अगर कोई टेस्ट उसे फॉलो नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये
हमारा नॉन पैरामेट्रिक। ओके, पैरामेट्रिक में कुछ पैरामीटर्स दिए होते हैं, उस पैरामीटर्स को अगर कोई टेस्ट है फॉलो करता है तो वो पैरामेट्रिक हो जाएगा। अगर उस पैरामीटर्स को अगर कोई टेस्ट फॉलो नहीं करता है तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो नॉन पैरामेट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब ना हम उसे जोड़ना है यहाँ पर। ओके, तो जोड़ते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, लिस्ट 2 में देखते हैं। ओके, जो लिस्ट दिया है ना 2 नंबर का डिस्क्रिप्शन दिया है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि यह एक सांख्यिकी परीक्षण है। ओके, स्टेटिस्टिकल क्या है, टेस्ट है, जिसमें प्राचलों के बारे में, यानी प्राचल का मतलब क्या होगा, पैरामीटर होगा। ओके, पैरामीटर्स के बारे में कोई पूर्वधारणा नहीं होती है, यानी कि अजम्पशन नहीं होती है। ओके, पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पर एक ऐसा जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसमें पैरामीटर के बारे में कोई अजम्पशन नहीं होती, उसका मतलब है कि वो पैरामीटर की जो अजम्पशन है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो उसके बारे में हमने क्या बताया अभी, नॉन पैरामेट्रिक है ना, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे वो क्या करेंगे, पैरामीटर को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, उसके अजम्पशन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी में आ जाएगा आपका 1 नंबर वाला। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ABCD दे देते हैं। ओके, ABCD, डी में आ गया आपका 1 नंबर। चलो अब उसके बाद देखते हैं प्रविधियाँ जिनके अनुप्रयोग द्वारा शोध में प्रदत्त संकलन किया जाता है। प्रदत्त संकलन का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता ना तो इंग्लिश देख लेना, डाटा आर कलेक्ट। ओके, डाटा को कलेक्ट करना, ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो क्या बताया था, रिसर्च टूल्स के बारे में बताया था ना। रिसर्च टूल में हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करता है ना। तो जो भी जिसकी मदद से डाटा का कलेक्शन किया जाता है उसी को बोलते हैं रिसर्च टूल। तो यहाँ पर हमारा सी में आ गया 2 नंबर। ओके, चलो अभी देखिए, बड़े समूह यानी समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन करना। ओके, एक बड़ा सा समूह है, उनमें से एक छोटे से सैंपल को लेना, छोटे से समूह को लेना। तो हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए, ये पूरी पॉपुलेशन एक बड़ा सा समूह था, है ना, उनमें से हमने क्या किया, एक छोटे से समूह को ले लिया भाई, सैंपल को ले लिया। तो ये क्या प्रोसेस थी, मैंने क्या बताया था इसमें, हाँ बिल्कुल, सैंपल लेना, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं सैंपल। यहाँ पर बी में आ गया आपका 3 नंबर। ओके, चलो अब हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस में क्या बताया था, यहाँ पर देखो, एक अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य, ओके, वेरिएबल के मध्य संबंध सूचित किए जाते हैं। 2 या 2 से जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके बीच में रिलेशनशिप देखी जाती है, उनके बीच में कितना कोरिलेशन है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितनी हद तक इफेक्ट करता है, ये देखा जाता है। 2 वेरिएबल के बीच में संबंध को देखा जाता है, उसी को परिकल्पना, पहले से ही कल्पना की जाती है ऐसी। ओके, और वो कैसा होता है, अनंतिम कथन होता है। अनंतिम का मतलब टेंटेटिव होता है। ओके, वो कैसा होता है, टेंटेटिव होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, हमने उसकी कल्पना ही की है। ओके, तो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जब हम रिसर्च पूरा कंप्लीट करते हैं ना, तो कभी कभी हमारी हाइपोथेसिस सही भी होती है, एक्सेप्ट भी होती है, कभी कभी रिजेक्ट भी होती है। ओके, इसलिए ये ना अनंतिम कथन होता है, जिसका अंत, अनंतिम का मतलब क्या होता है कि वो अंतिम नहीं होता है। अनंतिम का मतलब होता है अंतिम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये टेम्पररी हम उसकी कल्पना करते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं परिकल्पना। तो ये हो गया आपका ए में 4। अभी देखो बना लो भाई, 4 पहले में कहाँ पर है, अगर आपने देखो पहले से ए में ही सबको ढूंढ लिया ना, तो आपका आंसर वैसे भी बनने वाला था। देखो ए में 4 है ना, तो जहाँ पर ए में 4 होगा उसी को रखो, बाकी के सारों को भाई आउट कर दो, है ना, ये सारे आउट हो गए। तो यहाँ से ही आपका आंसर बन रहा था, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी देख लो भाई, ए में 4 नंबर है, बिल्कुल है, बी में 3 नंबर है, बिल्कुल है, सी में 2 नंबर है, बिल्कुल है, और डी में 1 नंबर है, बिल्कुल है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कहीं पर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ओके, आपकी कमेंट का आंसर देने का मैं पूरे का पूरा प्रयास करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी कमेंट ना
ना मेरे लिए एक पेट्रोल का काम करती, डीजल पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल डीजल, उसका काम करती। ओके, तो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ अपनी कमेंट करके मुझे बताना वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।